One, today we are going to continue our chapter Nationalism in India. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई। उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन होने लग गया था। टाउन्स और सिटीज़ के पीपल ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन सभी ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में गांधी जी ने वॉयलेंस हुई, अगर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वॉयलेंस होने लगी तो जो गांधी जी थे उन्होंने कॉल ऑफ कर दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर कि ख़त्म कर दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो अब हम शुरू करेंगे सिविल डिसओबीडियंस को। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में आज हम शुरू करेंगे सिर्फ कि कैसे एमर्ज हुई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि स्वराज पार्टी कैसे क्रिएट हुई। उसके बाद में हम साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे एमर्ज हो रही थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आफ्टर कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया था गांधी जी द्वारा, यहाँ पर कॉलिंग ऑफ की जगह विड्रोवल वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, कि दोनों का मीनिंग सेम होगा कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया था या फिर बंद कर दिया गया था, तो लीडर्स विद इन कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू प्रोविंशियल काउंसिल। जो कांग्रेस के लीडर्स थे उस टाइम जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया गया तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने चाहा कि वो जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें। जो कांग्रेस के लीडर थे वो पहले भी चाहते थे कि वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन तब गांधी जी ने मना कर दिया था कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो गांधी जी की बात को मानते हुए लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में। लेकिन उस टाइम भी एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जिसने कि गांधी जी की बात को न मानते हुए पार्टिसिपेट किया था। अब इस जस्टिस पार्टी के बारे में हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में बात की थी, कंट्री साइड वाले लेक्चर में, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड में। कि जस्टिस पार्टी क्या थी, कि एक मद्रास की नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। इसने क्यों किया था, इसने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि इस पार्टी को लगा कि नॉन ब्राह्मण जो ब्राह्मण पीपल थे उनको हाई कास्ट समझा जाता था, सुपीरियर माना जाता था। इसीलिए इन्हें लगा कि फिर इनको भी, ये नॉन ब्राह्मण मेंबर थे इसमें सारे, तो उन्हें लगा कि उनको भी पावर मिल जाएगी अगर वो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया। तो जो मेन कांग्रेस के लीडर जो मेन रोल निभाया था जिन्होंने इन प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन में, वो थे मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और सी आर दास जो कि चित्तरंजन दास हैं। उसके बाद में दे फेल्ट दैट दे कैन अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। अब इन्होंने क्यों सोचा कि पार्टिसिपेट क्यों किया जाए, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दी थी तब इन्होंने पार्टिसिपेट करने की सोची थी दोबारा से। तो जब इन्होंने पार्टिसिपेट करने की सोची तो इनका रीज़न था कि इन्हें लगा कि ये जो भी ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे इंडिया के ख़िलाफ़ में, यानी कि जो हमें बैड इफ़ेक्ट करेगी, गुड इफ़ेक्ट नहीं होंगे उसके कोई भी, सभी दुष्प्रभाव होंगे, तो उनको अपोज कर सकती है काउंसिल में। ये जो मेंबर्स होंगे, जो ये पार्टीज अब प्रोविंशियल काउंसिल में जीत कर जाएंगी, ये ब्रिटिशर्स को अपोज कर सकती है कि ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो और इसे नहीं करना है। तो इसीलिए इन्होंने ये पार्टिसिपेट करने की सोची प्रोविंशियल काउंसिल में। और इसी के बाद में जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। तो इस स्वराज पार्टी को क्यों बनाया गया था, टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो हमने पढ़ लिया कि कैसे स्वराज पार्टी का बेस बना, यहाँ पर ये बेस बना था, कैसे स्वराज पार्टी एमर्ज हो रही थी या फिर जनरेट हो रही थी। उसके बाद में स्वराज पार्टी बनी पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस में। लेकिन बट सम यंग एंड रेडिकल लीडर्स विद इन कांग्रेस हैड अदर आइडिया,
यानी कि जो यंग यानी कि युवा वर्ग के नेता थे और रेडिकल यानी कि गर्म स्वभाव के गर्म दल के जो लीडर्स थे कांग्रेस में, उनका अलग ही सोच थी। वो पूरे तरीके से खुलकर विरोध करना चाहते थे। अब ये नहीं चाहते थे कि काउंसिल में जाकर थोड़ा बहुत अपोज किया जाए, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो ब्रिटिशर हैं वो सिर्फ बहला फुसला रहे हैं इनको एक बार, कि आप काउंसिल में आइए और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में। लेकिन इन्हें पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इनको एक बार के लिए पागल बना रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो प्रोटेस्ट ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो रहे हैं इनको रोक दिया जाए। तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में, और ये खुलकर पूरा विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स का। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में। दो फैक्टर्स थे जिन्होंने शेप किया था इंडियन पॉलिटिक्स को इस समय। फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जब स्वराज पार्टी बनी थी और जो यंग एंड रेडिकल लीडर्स अपोज कर रहे थे पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन को, तो उस टाइम दो फैक्टर्स क्रिएट हुए थे जिन फैक्टर्स ने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई शेप दे दी थी, एक नया आकार दे दिया था। तो वो फैक्टर थे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड साइमन कमीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था कि उस समय आर्थिक मंदी चल रही थी पूरे विश्व में। उस आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गई थी इंडिया में। एग्रीकल्चरल क्राइसिस इंडिया में क्यों आई? क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गई, यानी कि लो रेट ऑफ ग्रेन्स हो गए थे, कि जो भी फसल फार्मर्स बेचते थे उसके बहुत कम लो रेट मिलते थे उनको। इसी वजह से क्या हुआ कि रूरल डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया। रूरल डिस्ट्रेस क्या था कि जो ग्रामीण इलाके थे उनमें मुसीबतें बढ़ गई थी, क्योंकि इनको कम पैसे मिलने लग गए थे इनकी फसल के, जिसकी वजह से कि इनकी जो आर्थिक जो इकोनॉमी थी इनकी वो डिक्रीज़ हो गई थी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि फार्मर्स जो थे वो अनेबल थे नेसेसरी चीज़ों को ख़रीदने में भी, और चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, लेकिन इनके जो ग्रेन्स के रेट थे वो घट गए थे, इसीलिए इनके आर्थिक तंगी आ गई थी। उसके बाद में दूसरा फैक्टर था साइमन कमीशन, जो कि 1928 में साइमन कमीशन को लाया गया था। अब हम साइमन कमीशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन क्या थी? इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया। इट वाज अ स्टैट्यूटरी कमीशन सेट अप बाय द ब्रिटिश अंडर सर जॉन साइमन। अब ये जो कमीशन थी इसे सर जॉन साइमन ने के अंडर में थी, और ये सर जॉन साइमन के नाम पर ही रखी गई थी कि साइमन कमीशन, जिसे कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया। अब इसमें क्या था कि सर जॉन साइमन का क्या वर्क था? यहाँ पे टास्क था कि टू क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चाहते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, इसीलिए इस साइमन कमीशन को यहाँ पर लाया गया था। तो इट वॉज आस्क्ड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए और उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया। तो इंडियन अपोज्ड द साइमन कमीशन। अब इंडियन जो पीपल थे इन्होंने अपोज किया था साइमन कमीशन को। तो अपोज क्यों किया? क्योंकि ऑल द मेंबर ऑफ कमीशन वर इंग्लिश मैन, देयर वॉज नो इंडियन इन इट। अब क्या हुआ कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था उसी में चेंजेस कर रहे थे और उसी को और बेहतर बनाने की कोशिश थी, लेकिन एक भी इंडियन मेंबर उस जो कमेटी थी या फिर वो जो एक ग्रुप था उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे। तो अब हमारी कंट्री के बारे में इंडियंस से को ज़्यादा पता होगा, ना कि ब्रिटिशर्स को। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन पीपल थे इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, अपोज किया साइमन कमीशन को, और कुछ स्लोगन्स का यूज़ भी किया, जैसे कि गो बैक साइमन, और काले झंडे दिखाए गए इनको। और इस टाइम क्या हुआ कि ये जो साइमन कमीशन थी, इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज टू इंडियन, यानी कि स्वराज की या फिर इंडिपेंडेंस फ्रीडम की कोई भी होप दिखाई नहीं दे रही थी इस साइमन कमीशन में इंडियंस को। अब
अब जब प्रोटेस्ट हो रहे थे इस साइमन कमीशन के खिलाफ, अपोज किया जा रहा था इसको, तो लाला लाजपत राय जो कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। लेकिन इस क्या किया कि ब्रिटिशर ने इन पे लाठीचार्ज कर दिया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की उस टाइम डेथ भी हो गई थी। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्ट किया जो ये अपोज होने लग गया था साइमन कमीशन। तो जो वाइस रॉय थे इंडिया के उस टाइम, लॉर्ड इरविन, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। अब उस टाइम वाइस रॉय यानी कि जैसे हमारे अभी प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, तो उस टाइम वाइस रॉय होते थे जो कि ब्रिटिशर्स होते थे, और वो हमारे पे राज करते थे। तो रिएक्टिंग टू दिस साइमन कमीशन, वाइस रॉय लॉर्ड इरविन, उस टाइम कौन थे, लॉर्ड इरविन थे वाइस रॉय, ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन अक्टूबर 29। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि साइमन कमीशन किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, सर जॉन साइमन के अंडर में थी। उसके बाद में कब निकाली गई थी, कब फॉर्म हुई थी साइमन कमीशन, 1928 में। उसके बाद में जो दो फैक्टर्स थे वो कौन से थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड साइमन कमीशन। ये कुछ ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं यहाँ से, तो ये हमें याद करने ज़रूरी है। उसके बाद में अब कब रिएक्ट किया था, वाइस रॉय कौन थे इंडिया के उस टाइम, लॉर्ड इरविन थे। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। और ये सारे हमारे जो न्यू पैटर्न है हमारे एग्ज़ाम का, उसमें हमें बहुत काम आएंगे। तो इसके बाद में इन्होंने ऑफ़र किया कि डोमिनियन स्टेटस का एक ऑफ़र दिया, और उसके साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन अक्टूबर 1920 दिया। अब कब रिएक्ट किया था लॉर्ड इरविन ने, अक्टूबर 1929 में रिएक्ट किया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस होता है कि जैसे हमें कह दिया गया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं, और अपने जो देश है उस पर राज खुद करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ हमें गलत लगेगी उसे हम अपोज करेंगे। मतलब कि आप सिर्फ एक नाम के लिए राज कर सकते हो, मेन जो लीडर होंगे वो हम ही रहेंगे। इनडायरेक्टली आप इंडिया पे राज कर सकते हो। मतलब कि उस टाइम हमें पूरी फ्रीडम नहीं मिली थी। इसे कहते थे डोमिनियन स्टेटस, कि आप सिर्फ राज कर सकते हैं, मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने खुद के जो रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन हम जो रूल्स बनाएंगे आप उन्हें अपोज नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा कहा था। तो वो होता है डोमिनियन स्टेटस। उनके बाद उसके बाद में एक और ऑप्शन भी दिया था उन्होंने, वो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन। अब इसका क्या था कि इसके अंदर हमें जो भी हमारे इश्यूज होंगे हमारी कंट्री में, उन सभी को ब्रिटेन में जाकर रखना होगा। जो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें उनके सामने ब्रिटिश ऑफिशियल के सामने रखनी होती थी हमारी डिमांड्स, हमारे जो इश्यूज थे, और फिर उस पर वो अपने जो फैसले सुनाते। तो ये थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन। अब इससे क्या हुआ कि कुछ पीपल खुश हो गए थे, लेकिन कुछ इससे एग्री नहीं कर रहे थे कि ना ही तो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए और ना ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चाहिए। अब इससे क्या हुआ कि दोनों ही नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अब हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में। तो जब ये डोमिनियन स्टेटस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन के बारे में बात की गई, तो क्या हुआ कि लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपोज किया ब्रिटिश आइडियाज़ को, और ज़्यादा असर्टिव हो गए थे, यानी कि और ज़्यादा रेडिकल टाइप हो गए थे, ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इस वजह से क्या हुआ कि जब इन्होंने अपोज किया इस लॉ को, तो इसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, और भी जो साथ में इनके और लीडर्स थे, उन सभी का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी में इनका दबदबा बढ़ गया था। तो अब हम बात करेंगे कि पूर्ण स्वराज के बारे में। तो लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929, एक लाहौर सेशन हुआ था 1929 में,
कि पहले भी बात कर चुके हैं हम कि सेशन के आगे जो प्लेस का नेम लगा देते थे तो वो लाहौर सेशन बन गया यहाँ पे। जैसे पहले हमने और भी सेशंस के बारे में देखा था, जैसे कि कलकत्ता सेशन। तो सेशन वर्ड के आगे प्लेस का नेम लगा देते थे या फिर इसे कहते थे कांग्रेस सेशन, जो कि हुआ था लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है कि व्हेन वाज लाहौर सेशन अकर्ड, तो 1929 आंसर रहेगा। उसके बाद में द कांग्रेस सेशन, इसे कांग्रेस सेशन भी कह सकते हैं। जो भी सेशंस होते थे उसे हम कांग्रेस सेशन भी कह सकते थे। और उसी के साथ में लाहौर सेशन या फिर उस प्लेस, जो भी प्लेस होती थी उसका नेम और उसके पीछे सेशन लगा दिया जाता था। तो द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें क्या हुआ कि लाहौर जो सेशन हुआ था उसके उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन के? जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी एक एमसीक्यू क्रिएट हो रहा है। फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन, कुछ डिसीजन लिए गए थे उस लाहौर सेशन में, तो वो थे द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस ने कि पूर्ण स्वराज का मीनिंग होता है फुल फ्रीडम। अब ये पूरी इंडिपेंडेंस चाहते थे, फुल फ्रीडम चाहते थे। अब कांग्रेस के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हम पूर्ण स्वराज के एम रखेंगे, यानी कि पूरी इंडिपेंडेंस रखेंगे, ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से बाहर निकाल देंगे। और इन्होंने एम किया था कि 26 जनवरी तक ये पूरी आज़ादी पा लेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज इंडिपेंडेंस डे। अब क्या था कि इन्हें लगा कि 26 जनवरी को ये पूरी आज़ादी पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अब आपको पता है कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था वो सिर्फ जो ये 26 जनवरी थी उससे कुछ समय पहले ही हो गया था। इसी वजह से क्या किया कि 26 जनवरी तक वेट किया, और इस डेट को ये एक इम्पोर्टेंट डेट थी, इसीलिए 26 जनवरी को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसी वजह से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू विन पूर्ण स्वराज। अब क्या हुआ कि 26 जनवरी को सोचा गया था कि पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, हमें पूरी आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी ने देखा कि अब सभी एक साथ आ रहे हैं, सभी पार्टीज़ अब थोड़ी और ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस हो गया है सत्याग्रह करने का या फिर जो मूवमेंट्स चलाने का। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम शुरू करेंगे पूर्ण स्वराज पाने के लिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में कि साल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च के बारे में, और जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।